मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। एक बात और मैं बता दूं, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें मैं दोनों को कवर अप करवाने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी गारंटी अगर आप ध्यान से देखते हैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, हिंदी में नोट्स चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सारा चीज मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नाम है इसका लेखन कला और शहरी जीवन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइटिंग इन द सिटी लाइफ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, एक थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको देना चाहता हूं। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है, हालांकि फर्स्ट चैप्टर तो आपका आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। फर्स्ट चैप्टर है जिसका है नाम है समय की शुरुआत। समय की शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो मानव कैसा था और वो किस किस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया करता था, क्या खाता था, कहाँ रहता था, कैसे शिकार करता था, किस तरीके से अपना जीवन यापन करता था, कितने टाइप के मानव हुआ करते थे, यानी कि मानव को भी डिवाइड किया गया था ना, ठीक है। तो इस हिसाब से होमोनिड होमोनाइड में क्या अंतर होता था, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि फर्स्ट चैप्टर में थी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो था, जहाँ पे जो मनुष्य था वो अपना जीवन यापन फलों से, कंदमूलों से, इसके अलावा शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इसके साथ साथ गुफाओं में रहा करता था। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज जब होने लगी उनको, तो समझ में आया कि हमें यार कपड़े भी पहनने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर होता क्या है, वो मतलब खेती थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बीज को बोना, इतनी डेवलपमेंट हो गई थी जो कि फर्स्ट चैप्टर में होती है, ठीक है। जब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें लेखन कला, यानी कि अब मानव का थोड़ा दिमाग और बढ़ गया। अब वो ऐसा समझ चुके थे कि यार लिखना पढ़ना सीख चुके थे। जैसा कि आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि जो आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी से ज्यादा मतलब नॉलेजेबल होती जा रही है, ये चीज आप नोटिस करते होंगे। तो स्टार्टिंग के जो मानव थे वो उनको ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया नई नई चीजों का विकास होता गया, उनके डेवलपमेंट होती गई, ठीक है, बुद्धि का विकास होता गया। और ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर, जहां पे हम बात करेंगे लेखन कला की और बात करेंगे शहरी जीवन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो है मेसोपोटामिया के ऊपर, ठीक है। मेसोपोटामिया के ऊपर ये चैप्टर है। इराक गणराज्य आज के टाइम पे है, ठीक है। जहाँ पे इराक गणराज्य है वहां पे पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था। मेसोपोटामिया एक क्षेत्र हुआ करता था इराक गणराज्य का, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे मनुष्य की शुरुआत हुई थी, मनुष्य कैसे कैसे अपना जीवन यापन करता था वो पढ़ते थे। और सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट होता है उसमें हम ये समझते हैं कि जब मनुष्य इतना दिमागदार हो गया कि वो जब चीजों को लिख के रखने लगा और शहरों में जैसे निवास करने लगा, उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले थे। एक चीज और मैं बता दूं, सब पहले मानते थे कि जो मेसोपोटामिया है ये पुरानी सभ्यता है, इससे पहले कोई सभ्यता नहीं थी। कब तक, जब तक कि हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और मेसोपोटामिया आपका 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। इतनी चीजें समझ में आएगी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ वर्ड मेसोपोटामिया, यानी कि इस चीज के बारे में बात करेंगे। मेसोपोटामिया जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, मेसोपोटामिया शब्द की अगर मैं बात करूं तो मेसोपोटामिया दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से चीजों से, मेसोस प्लस में पोटामोस, मेसोस प्लस में पोटामोस, मेसोस और पोटामोस से मिलकर बना है। जहां पे अगर मैं इनकी बात करूं तो मेसोस कौन सा वर्ड है, कौन सी भाषा है, ये है यूनानी भाषा। और पोटामोस कौन सी भाषा है, ये भी यूनानी भाषा है। तो हमें क्या समझ में आया, मेसोपोटामिया जो शब्द बना है वो यूनानी भाषा के यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सी जी, तो ये है इसका अर्थ, यानी कि मेसोस का मतलब होता है मध्य यानी कि मिडल, और पोटामोस का मतलब होता है नदी यानी कि रिवर। यानी हमें क्या समझ में आया, दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया बोलते हैं, दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया बोलते हैं। अच्छा, अब कौन सी दो नदी, अब किसी दूसरे नदी को तो बोल नहीं सकते हो, ये स्पेशल नदी थी, मतलब एक तरीके से फिक्स नदी जिसको बोलते हैं हम
एक था दजला तो दूसरा था फरात। दजला और फरात नदियों के बीच का जो भूभाग था उसी को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो देखिए लिखा है मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अथवा पोटामोस, ठीक है, मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटामोस का अर्थ होता है नदी, से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया जो मैंने बताया कौन सी नदियों के बीच की बात हो रही है, तो ये है दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, यानी कि बताता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। एक तरीके से वर्ल्ड मैप में देखिए ये हो गया अपना इंडिया यानी कि भारत। अगर मैं बात करूं कि ये जो जिस चीज की बात हो रही है, मेसोपोटामिया की बात हो रही है, वो कहाँ है, तो बात हो रही है इस जगह की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस जगह की, ये है इराक और यहाँ पे पड़ेगा ईरान। इराक और ईरान यहीं पे है आपका मेसोपोटामिया। एक नदी ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं फरात नदी, और इधर से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं दजला नदी, और इस पूरे जगह को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया का भूभाग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसी चीज को अगर जूम आउट किया जाए तो ये तो हो गया अपना ईरान, और ये हो गया इराक, और ये हो गई एक नदी आ रही है ऐसे ऐसे करके, इसको फरात बोलते हैं, और ये है दजला, यानी कि दजला और फरात नदी, इन्हीं के भूभाग को क्या बोला जाता है, मेसोपोटामिया बोला जाता है। अब ध्यान से एक चीज और देखिए, इस मैप में क्या समझाया गया है कि ये ऐसे जगह थे, ये जो डॉट 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 जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे जगह थे जो कृषि उत्पादकता का प्रदेश था, यानी कि यहाँ पे कृषि जो होती थी वो ज्यादा हुआ करती थी। अच्छा, ये जो डॉट डॉट ये लाइनों वाला जो चीज दिखाया जा रहा है, ये क्या है, वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश को दक्षिण सीमा, ये क्या, वर्षा, इधर वर्षा होती थी, ज्यादा वर्षा होती थी, उसके हिसाब से यहाँ पर सिंचाई हुआ करती थी। इसके अलावा ये जो चीज है, ये जो आप देख रहे हो डेल्टा की तरह बनाया गया ना, ये जो क्षेत्र है ट्रायंगल टाइप में, ये जो जितनी भी चीजें हैं पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र हुआ करते थे। चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको जितनी भी वीडियो आए सब की सब मिले, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, बाकी आगे बात करते हैं। देखिए, अब मेसोपोटामिया क्या है, तो मेसोपोटामिया की अगर बात करो तो पहले हमने शब्दों का अर्थ समझ लिया, अब बात करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। तो मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैंने मैप में दिखाया ना, ये देखो मैप में अगर मैं दिखाऊं तो ये है ना इराक, इराकी गणराज्य का हिस्सा हुआ ना ये चीजें, तो इसी चीज की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से हुई थी, यानी कि जो शहर टाइप में जो लोग बसना स्टार्ट किए थे, इसी सभ्यता से बसना स्टार्ट किए थे। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1840 के दशक में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया क्यों फेमस है, तो किस चीज के लिए फेमस है, संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए, गणित के लिए और खगोल विद्या के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसकी साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिससे आसपास के विभिन्न जगहों के साथ साथ लिखा पढ़ी होने लगी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेखन कला जो थी, मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली थी, यानी कि लिखने वाली प्रणाली थी, वो कहाँ कहाँ पे फैली, मेसोपोटामिया से तो स्टार्ट हुई थी, और फिर क्या होता है, ये पूर्वी भूमध्य सागरी, यानी कि पूरब में, इराक है, इराक के पूरब में भूमध्य सागरी प्रदेशों में फैला, और उत्तर के साइड में, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की साइड में क्या होता है, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैलता चला गया। ताकि इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपस में लेन देन होना स्टार्ट हुआ, लिखा पढ़ी होना स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मिस्र दे दिया गया है। चीजें समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर अथवा अक्कद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझिए। इसके दक्षिणी भाग में
पहले सुमेरियन लोग रहा करते थे, फिर उसके बाद अक्कदी लोग आ गए थे, तो इसी वजह से इसको सुमेर अथवा अक्कदी कहा जाता है, अक्कद या अक्कदी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 200 ईसा पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र को क्या बोला गया, बेबीलोन बोला गया। यानी कि इसके जो दक्षिणी क्षेत्र जिसकी बात हो रही थी वहां पे अब क्या होता है, इसको बेबीलोन कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 1100 ईसा पूर्व से असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। देखिए एक चीज यहाँ पे आप समझिए, पहले मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया के नीचे फिर क्या होता है, सुमेरियन लोग आ गए, फिर उसके बाद अक्कदी लोग आ गए, बेबीलोनियन फिर आ गए, और फिर क्या होता है, असीरियाई लोग आ गए। तो इस तरीके से अभी जब हम लैंग्वेजों की बात करेंगे तो हम देखेंगे सुमेर है तो सुमेरियन भाषा बोलेंगे, अक्कदी है तो अक्कद है तो अक्कदी भाषा बोलेंगे, और उसके बाद क्या होता है, असीरियाई आ गए तो ये कौन सी भाषा बोलेंगे, अरामाइक वगैरह भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप देखते हो कि कोई प्रदेश है, आप हिस्ट्री में जाके देखो तो पहले कितने सारे लोगों का शासन था, पहले बाबर का शासन था, है ना, मुगलों के टाइम की बात है, बाबर का शासन था, फिर उसके बाद अकबर का शासन हुआ, फिर उसके बाद उसके बेटे का शासन हुआ, फिर जहांगीर, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 बहुत सारे लोगों का शासन हुआ। प्लेस तो वही होता है लेकिन शासन करने वाले चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही प्लेस तो एक ही था लेकिन जो शासन करने वाले थे वो चेंज होते चले गए, जैसे सुमेरियन, अक्कदी, बेबीलोनियन, असीरियाई लोग ऐसे ऐसे चेंज होते चले गए। इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया की भाषा। अब भाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, सुमेरियन भाषा, पहले सुमेरी लोग रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद आए अक्कदी भाषा। ठीक है, और समय देखो क्या लिखा है, ये देखो लिखा है कि फर्स्ट नोन लैंग्वेज, यानी कि पहली जो भाषा थी कौन सी भाषा थी, सुमेरियन भाषा थी। फिर उसके बाद आगे अक्कदी भाषा आ गई, और कब आई, यानी कि 2400 ईसा पूर्व की बात हो रही है। इसके बाद कौन सी भाषा आ गई, अरामाइक भाषा आ गई। ठीक है, अरामाइक भाषा जो थी कौन सी भाषा से मिलती जुलती थी, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये क्या हो गई, व्यापक रूप से बोले जाने लगी। और यह आज भी अगर बात करें तो यह आज इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी भाषा, ये हिब्रू भाषा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, कहाँ की पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीज हम पढ़ रहे हैं इराक के बारे में। ठीक है, वहां पे जो मेसोपोटामिया था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चीजें समझ में आ रही है। मेसोपोटामिया सबसे पहले हमने पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा कि ये कहाँ स्थित है, तो मैंने मैप के थ्रू दिखा दिया। फिर हम यहाँ पे देखें कि पहले कौन रहा करते थे, सुमेरियन लोग रहा करते थे, फिर अक्कदी लोग आए, फिर उसके बाद असीरियाई लोग आए, है ना, बेबीलोनियन, इस तरीके से चीजें चल रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत कौन कौन से, यानी कि सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं स्रोतों की बात करूं तो ये है स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहली चीज इमारतें, इमारतों के द्वारा, अब ऐसा कोई व्यक्ति तो वहां का जिंदा नहीं है जो हमें बताएगा जी ऐसे ऐसे होता था मेसोपोटामिया में, नहीं ना, तो पता कैसे लगेगा, इमारतों से, यानी कि बिल्डिंग से पता लगेगा। दूसरा चीज मूर्तियों से पता लगेगा, यानी कि स्टैचू जो होते हैं ना उसके द्वारा पता लगेगा। टॉम से यानी कि कब्रों के द्वारा पता लगेगा। ज्वेलरी यानी कि आभूषण के बारे में पता लगेगा। टूल्स यानी कि औजार, जितने भी जिस तरीके के औजार यूज करते थे उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि मेसोपोटामिया के लोग कौन कौन से औजार यूज करते थे। आगे बात करें तो मुद्राएं यानी कि करेंसीज के बारे में हमें पता लगता था कौन कौन सी करेंसी यूज किया करते थे। फिर आगे बात करें तो मिट्टी की पट्टिकाएं यानी कि क्ले प्लेट्स बोले जाते हैं इसको। आगे बात करें तो लिखित दस्तावेज यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स जो होता था, इसके द्वारा पता लगता है मेसोपोटामिया के बारे में। चीजें समझ में आ रही है। देखिए मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत इमारतें हो गए, मूर्तियां हो गया, कब्र हो गया, आभूषण हो गया, औजार हो गया, मुद्राएं हो गई, इसके अलावा मिट्टी के प्लेट्स हो गए यानी कि पट्टिकाएं जिसको बोलते हैं, और लिखित दस्तावेज हो गए, क्योंकि लिखना पढ़ना तो सीख गए थे, इसी वजह से इसको रिटन डॉक्यूमेंट से भी हमें सहायता मिल जाती है। आगे बातें समझ, नेक्स्ट बात कर लिया जाए। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल,
यानी कि मेसोपोटामिया और भूगोल का मतलब एक जियोग्राफी, यानी कि किस किस हिसाब से वो फैला हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर अथवा अक्कद कहा जाता है, जो कि हम पीछे ही पढ़ लिए। ठीक है, बाद में इस भाग को क्या बोला जाने लगा? बेबीलोनिया बोले जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे बेबीलोनिया वाले भी लोग रहने लगे थे। नेक्स्ट, इसके उत्तरी भाग में असीरियाई लोगों के कब्जा होने के बाद क्या हो गया? असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, असीरियाई लोग आ गए यहाँ पे, कब्जा कर लिया और फिर क्या हो गया? असीरिया बोले जाने लगा। आगे क्या होता है? इस सभ्यता में नगरों का निर्माण होता है, 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। और इसके बाद क्या होता है? कौन कौन से नगर बनते हैं? उरुक, उर और मारी इत्यादि नगर जो होते हैं फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके पूर्वी भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हुआ करते हैं, जो कि धीरे धीरे वृक्ष एवं पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैल गए थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है? अलग अलग जगहों पे फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी यहाँ मिल जाते थे, जो कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे खेती होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे खेती वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर में ऊंची भूमि, जहां पर स्टेपी घास के मैदान। अब ये स्टेपी घास के मैदान क्या होते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान आप देखे होंगे कि एक लैंड होता है जो कि पूरा ही खाली होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ घासें होती हैं। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान जो होते हैं वहां पे घास होते हैं, और वो जो होता है एक तरीके से ऊपर नीचे ऐसे करके होते हैं। वहां पे खेती नहीं होती है, बल्कि वो घास होते हैं। वहां पे पशु जो होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, जाके घास खाया करते हैं, कि चरा करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी घास का मैदान है, यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यानी कि अगर पशुपालन की बात करें तो पशुपालन वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रकार से होती है। किसकी तुलना में? खेती की तुलना में, क्योंकि ये घास के मैदान है, ना कि यहाँ पे खेती होती है। पशुपालन अच्छे तरीके से हो पाती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है। यह वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था दक्षिणी रेगिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए लिखा है, दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीकी मिट्टी लाती थी। अभी हमने देखा जो उत्तर का जो हिस्सा होता है, यानी कि ईरान इराक के जो ऊपर का जो हिस्सा है, उधर से नदियां बह के नीचे आती थी, तो यानी कि उत्तर से बह के दक्षिण की ओर आती थी, तो अपने साथ वो बारीकी मिट्टी लाया करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हुआ करती थी। और मिट्टी लेके आती थी, अब बाढ़ आता था तो आसपास के नगरों में वो मिट्टी फैल जाती थी, और फैलने के बाद क्या होता था? वहाँ की जो भूमि होती थी उपजाऊ होती थी, और जिसकी वजह से खेती बाड़ी अच्छे से हुआ करती थी। तो यही चीज बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिसकी वजह से खेती भी अच्छी हुआ करती थी। इसके साथ बात करें तो खेती के अलावा वहां पे भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदानों और पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा वहां पे स्टेपी घास के मैदान थे, तो जाहिर सी बात तो जो जानवर है जाके वहां पे चरा करेंगे, और जब चरेंगे अच्छी सेहत रहेगी उनकी, तो ज्यादा से ज्यादा दूध देंगे, और जिसकी वजह से वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात करें तो जिससे भारी मात्रा में मांस हो गया, दूध हो गया, ऊन हो गया इत्यादि चीजें मिल जाती थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई भी कमी नहीं थी, और गर्मी में खजूर के पेड़ खूब फल दिया करते थे। ठीक है ना, गर्मी में जो खजूर के पेड़ हुआ करते थे वो भी काफी अच्छा फल दिया करते थे। यहाँ पे देखिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में सेम वही चीजें लिखी गई है, बस समझना तो आपको हिंदी में ही है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, सारी चीजें जो भी डाउट दिक्कत हो वो बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो शहरीकरण का महत्व क्या होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्बेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो शहर और नगर की संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे। अगर मैं बात करूं शहरों की, तो जो शहर है वो बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं है, बल्कि क्या है, आजीविका के साधन है। अगर मैं बात करूं दिल्ली जैसे जगहों की बात करूं, तो यहाँ पे देखो
लाखों लोग, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कि यहाँ पे निवास करने लगे हैं। अगर मैं बोलूँ ये सिर्फ यहाँ रहने आए हैं तो नहीं, ये रहने नहीं आए बल्कि आजीविका का जो साधन है वो यहाँ पे अच्छे ढंग से उपलब्ध है। इस वजह से वो क्या करते हैं, यहीं पे रहते भी हैं और यहीं पे कमाते खाते सब करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग नहीं रह सकते, सिर्फ आजीविका के लिए होता है। तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते हैं, बल्कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ऐसी कोई ऐसा जगह है जहाँ पे से उत्पादन के साथ साथ रहने की व्यवस्था विकसित हो जाती है, तो लोग वहीं पे काम भी करते हैं और रह भी लेते हैं। अगर दिल्ली में सिर्फ काम करने की व्यवस्था होती तो क्या कोई लोग यहाँ पे बस पाते? नहीं बस पाते, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर यहाँ पे काम भी कर पाते हो और लोग रह भी पाते हैं, तो इसलिए काम भी करते हैं और लोग रहते भी हैं, इसी वजह से जनसंख्या बढ़ी है। अगर सिर्फ लोग काम करने आते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से, तो क्या इतनी जनसंख्या बढ़ती? नहीं ना। तो शहरों में जनसंख्या कैसे वृद्धि हो जाती है? वहाँ पे उत्पादन के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो जाती है, इसी वजह से वहाँ का जो घनत्व है, जो जनसंख्या है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ पे कस्बे बसने लगते हैं, यानी कि टाउन्स जो होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शहरीकरण का महत्व हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हम देखते हैं तो नगरों के लोग आत्मनिर्भर रहते हैं। जो नगरों के लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं रहते, मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं रहते का मतलब क्या समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। ये समझ लो एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, और ये है एक गांव है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे लोग किस लिए आते हैं? रोजगार के लिए आते हैं, और यहाँ पे ज्यादा मात्रा में लोग रहा करते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन होता है, यहाँ पे खेती तो हो नहीं सकती है, सिर्फ उत्पादन, यानी कि आप समझ लो कि प्रोडक्शन जो होता है, जो विनिर्माण का जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे सपोज यहाँ से गेहूं मंगाया गया और गेहूं से यहाँ पे क्या किया गया, बिस्किट बनाया गया, तो बिस्किट जो होता है उसको फिर यहीं पे भेज दिया जाता है ताकि यहाँ के लोग उसको कंज्यूम कर पाएं। और इस तरीके से जो सर्कल है इस हिसाब से चलते रहता है, क्योंकि ये जो बंदे काम कर रहे हैं इनके लिए काम कर रहे हैं, और ये लोग जो काम कर रहे हैं, कच्चा माल उत्पादित कर रहे हैं, किसके लिए? इनके लिए कर रहे हैं। इस वजह से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये भी आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि इनको भी इनकी जरूरत है, और ये भी आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि इनको भी इनकी जरूरत है। तो ये लिखा है कि नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए आश्रित होना पड़ता है, यानी कि डिपेंड होना पड़ता है। यहाँ से सामान जाएगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, और यहाँ से सामान जब बनकर आएगा तभी तो ये कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से आगे क्या लिखा है कि उनमें आपस में लेन देन होता रहता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गाँव के लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, शहरी जीवन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या होती है इसकी विशेषताएं, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन कब होता है? जो श्रम यानी कि जो मेहनत होता है उसको डिवाइडेशन कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन करने का काम क्या, शहरों का, जो कच्चा माल उत्पादन करने का काम किसका होता है, गाँव का, और उठा को कहाँ पे भेज देते हैं, शहरों में। और शहर में क्या होता है, उसको प्रोडक्शन करके उसको दोबारा से विनिर्माण करके बिस्किट बना के या फिर कोई और वस्तु बनाकर दोबारा गांव में बेच देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, श्रम विभाजन होता है। यहाँ पे अलग अलग काम डिसाइड हो जाता है, आपको ये करना है तो आपको ये करना है। ठीक है, इसी को श्रम विभाजन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। अब शहर वाले बेचते हैं सारी चीजें तो पैसा इनको मिलता है, और ये जब कच्चा माल शहर में बेचते हैं तो पैसा इनको मिलता है। इस तरीके से आपस में लेन देन होता रहता है। आगे बात करते हैं, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि चीजें जरूरत विभिन्न चीजों से आती है। मतलब कहने का मतलब है ये जितनी भी चीजें हैं ये विभिन्न जगहों से मंगाई जाती है, ना कि वहीं पे उत्पादित की जाती है। आई बात समझ? कच्चा माल शहर में कहाँ से आता है, गाँव से आता है, और गाँव में प्रोडक्शन जो उत्पादित वस्तु है कहाँ से आती है, शहरों से आती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, शहरों में माल की आवाजाही मतलब आना और जाना, क्या क्या वस्तुएं आती जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामिया की खाद्य संसाधन चाहे कितनी भी समृद्ध रहे हो, यह खनिज संसाधन का अभाव था। यहाँ पे क्या है, खनिज संसाधन का अभाव था, मतलब कमी था। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज जो थे यहाँ पे कम थे। नेक्स्ट अगर बात करते हो तो दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और जो आभूषण थे, ये इन बनाने के लिए किस चीज की कमी हुआ करती थी, पत्थरों की कमी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करें, इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ की लकड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावे बनाने के लिए, ठीक है, नावे बनाने के लिए खास अच्छी नहीं हुआ करती थी। यहाँ के जो पोपलार के जो पेड़ वगैरह होते थे और या फिर गाड़ियाँ के जो पहिए बनाने के लिए होते थे, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो उपलब्ध, जितनी भी चीज़ें थी वो अच्छी नहीं थी। इस वजह से इन वस्तुओं को बाहर की जगहों से मंगाना पड़ता था। नेक्स्ट बात करते हैं, औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई भी धातु वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। ऐसे कोई सी धातु उपलब्ध नहीं हुआ करती थी जहाँ से उनको औजार, पात्र बनाया जा सके या फिर कोई भी धातु से कोई भी चीज बनाया जा सके, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। यानी कि ये जो चीजें थी वो बाहर से मंगाई जाती थी। आगे बात करते हैं, मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीप और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, इराकी अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे और जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। विभिन्न प्रकार की चीजें वहां से मंगाया करते थे और निर्यात कम होता है, और देते क्या थे उसके बदले में, कपड़ा हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, इत्यादि चीजें होती थी, उनको वो दे दिया करते थे। इस तरीके से जो शहर और गांव में जो रिलेशन होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जो रिलेशन होता था, वस्तुओं की आवाजाही होती थी, वो हो पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए, बात करते हैं लेखन कला की बात करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं राइटिंग आर्ट्स जिसको बोलते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला के सबसे पहले आविष्कारक माने जाते हैं। सबसे पहले आविष्कारक कौन माने जाते हैं? मेसोपोटामिया के लोग। इसी वजह से मेसोपोटामिया को हिस्ट्री में डाला गया ताकि लोग इसको समझ पाए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली थी या पाई गई थी, वो कब पाई गई थी? 3200 यानी कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास मिली थी। दूसरी चीज, आरंभ में इन्होंने चित्रलिपि का प्रयोग किया था, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था, और परंतु चित्रों का खींचना कदाचित आसान नहीं होता था। आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी चित्र बनाओ, तो आपको पता है इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बन गए, विभिन्न प्रकार के उपकरण बन गए, जिसकी वजह से आप बना लेते हो। मैं बोलूं सीधी लाइन खींचो, तो सीधी लाइन खींचने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको स्केल दे दूं, स्केल से सीधी लाइन खींच दोगे ना, तो आसान हुई कि नहीं हुई चीजें। लेकिन पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं थी। इस वजह से मेसोपोटामिया में चित्रात्मक जो लिपि थी, चित्रात्मक लिपि को बनाना आसान नहीं हुआ करता था। आगे, इसलिए 400 ईसा पूर्व के लगभग उन्होंने किलाकार चिन्हों द्वारा अपने भाव प्रकट करना शुरू कर दिए। अब ये किलाकार चिन्ह क्या होते हैं, अभी थोड़ी देरी में क्लियर हो जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। कील कैसे होता है? ऐसे होता है, ये नुकीला होता है और ये ऐसे बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से अभी आप जो वर्ड देखोगे मेसोपोटामिया के, वो भी कुछ इस तरीके से लिखे गए थे। तो देखिए, किलाकार लिपि पहले क्या थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए किलाकार लिपि, यहाँ पे मेसोपोटामिया वाले नरकट या बांस के कलम से मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर उन्हें सुखा लेते थे। याद रखिए, मिट्टी जो होता है, मिट्टी को भुरभुरा करके पानी डाल के उसमें क्या होता है, उसको एक लंबा सा बना लिया जाता है और बनाने के बाद उस पर चीजों को लिखा जाता है। लिखने से क्या होता है, जब वो लिखेंगे, एक तो मिट्टी नरम रहेगी क्योंकि वो गीली है, तो इस वजह से अच्छे से लिख लिया जाता है। फिर उसको धूप में सुखा लिया जाता है ताकि उसको लंबे टाइम तक आप रख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आग में अगर पका लिए तो काफी लंबे टाइम तक वो रह लेगा। तो इस हिसाब से चलता था। बाद में इन पट्टियों को आग में पका लिया जाता था ताकि लिखावट कड़ी और पक्की हो जाए। अब बताओ, जो ईंट होता है, ईंट पे आपने देखा होगा ABC बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं, वो ईंट बाद में भी निकालोगे, 10 साल बाद भी निकालोगे, तो उस पे जो नाम लिखे रहेंगे वो वही वैसा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए जो भी चीज लिखा जाता था, इसको मिट्टी में पका लिया जाता था ताकि आने वाले टाइम में भी वो सूचना देती रहे। आगे बात करते हैं, मेसोपोटामिया से अनेक ऐसी
पट्टी मिली है जो इस सभ्यता का ज्ञान कराने के लिए मुख्य क्या है, सोर्स है। आगे किला काल यानी कि क्यूनिफॉर्म्स। यहां से देखिए यह तालीम शब्द है। कौन सा शब्द है, तालीम, यानी कि क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार। खूंटी और आकार ये वर्ड है जिसको एक बोलते हैं पेग और शेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो किलाकार का जो अर्थ होता है ये होता है खूंटी यानी कि जिसका होता है क्यूनियस यानी कि खूंटी, और इसके अलावा फॉर्मा जिसको बोलते हैं आकार, ठीक है। ये चीजें याद रखना, इसका मीनिंग मत समझना। मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा कि जो अभी आपने जो बात किया ना, जो कील की तरह होती थी, इसी को तो कीलाकार लिपि बोलते थे, अभी वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो चीज है, देखो इसको इस तरीके से लिखा गया है, ये नुकीली टाइप में ऐसे करके लिखा गया है, लंबे तरीके से। इसी को तो बोलते हैं कीलाकार लिपि। तो आप ये देखो इन सारी चीजों को ऐसे करके व्यक्त किया गया है। ये वहां की लिपि थी, इस तरीके से लिखी जाती थी। इसके अलावा ये देखो कीलाकार अक्षर के संकेत देखो कैसे बनाए गए हैं, ए इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से। अब इसको कोई पढ़ पाएगा क्या, समझ पाएगा? लेकिन जो पुरातात्विद होते हैं वो समझने की बहुत कोशिश करते हैं, काफी हद तक इसका अर्थ निकाल भी लेते हैं। साइड में देखो ये बैल बनाए गए हैं इस तरीके से, यहाँ पे अनाज और मछली बनाई गई है। अब इस तरीके से तो ये चीजें तो आप थोड़ी बहुत चीजें तो हमें भी समझ में आ रही है कि ये मछली जैसा लग रहा है ना, ये भी मछली जैसा लग रहा है, ठीक है, वेल मछली लग रहा है तो छोटा सा, ठीक है। इसके अलावा संख्या यानी कि नाव, ऐसा अगर बनाया गया तो नाव हमें प्रतीत दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो पुरातात्विद होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी अभी तक तो यहीं पे है सारी चीजें, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसके अगले पार्ट को देखेंगे कि क्या क्या है, और भी जो भी चीजें हैं उस चीज को सारा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मेसोपोटामिया के बारे में हमने बात किया, फिर कहाँ है इसके बारे में हमने बात किया, मेसोपोटामिया क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में बात किया। इसके अलावा इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है इसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा मेसोपोटामिया में जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी इसके बारे में बात किया। आवाजाही यानी कि कौन कौन से वस्तुएं थी जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, जिसको मंगाया जाता था, उसके बारे में बात किया। किलाकार लिपि क्या थी उसके बारे में बात किया। लेखन कला का महत्व बात किया। इत्यादि चीजों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए वीडियो कैसी लगी है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसका वेट कीजिए, ठीक है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों में मतलब इसको भेजिए ताकि वो भी इस चीज को देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी चैप्टर के बारे में सारी चीजें समझ पाए, ठीक है। और एक चीज और याद कीजिए, एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, पूरा चैप्टर बताऊंगा। तो जैसे क्रैश कोर्स होता है ना कि फटाक से आपको चैप्टर के बारे में समझना है, तो उसको क्लिक कीजिएगा, सारे चीज देखिएगा, आने वाले टाइम में बना दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।